ड्रिंक कॉपर चार्ज वाटर। यूं ही पहलुओं में बैठे रहो, यूं ही पहलुओं में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी ये कसम जान जा, रोक लो आज की शाम को, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो के मेरी जान जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, मेरे साथ तुम बस पढ़ते रहो। इसी के साथ शुरू करते। कल हमारा वीडियो, कल हमारा फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया था। एक्चुअली में किसी कॉल की वजह से मेरे को पर्सनल कॉल आया था, तो उस रीज़न से मुझे वीडियो एंड करना पड़ा था। तो उसके बाद में मैं थोड़ा बिजी हो गया था। सो अब हम कल का एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूँ। अभी क्या करते हैं, हम कल का रिकैप एक ले लेते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मैंने पहले बताया था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो बड़े बड़े लोगों ने रिस्क के बारे में बताया था। रिस्क क्या होता है? एक ऐसा एक्सपोजर जो कि आपको पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, इंजरी और अदर एडवर्स और अनवेलकम सर्कमस्टांसेस की ओर ले जाता है, या फिर एक ऐसा चांस और सिचुएशन इन्वॉल्विंग सच ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। अब रिस्क हो गया तो उसको मैनेजिंग रिस्क हैज बिकम क्रिटिकल एलिमेंट विद इन मोस्ट कंपनीज। अब रिस्क हो गया तो उसको मैनेज करना बहुत क्रिटिकल एलिमेंट होता है। फिर अदर डेफिनेशन फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव देख ली थी हमने। फिर जैसे कि जेनरिक पर्सपेक्टिव, फाइनेंस पर्सपेक्टिव, फूड इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज रिस्क। उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क देखा था हमने, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क जो कि सिस्टम, लेडीज सिस्टम से काम करती है, अनकंट्रोलेबल होती है, वुमेन का एग्जांपल दिया था मैंने। और जो है मेन है जो कंट्रोलेबल होता है, कोई भी कंट्रोल कर सकता है, और वो हमेशा अनसिस्टमेटिक ही रहता है बेचारा। उसको कितना भी सिस्टम से काम करे उसको अनसिस्टमेटिक ही माना जाता है। फिर इसके मैंने दो एग्जांपल दिए थे, आईएमपी और सीसीओ। ये मॉड्यूल के एग्जांपल थे, मैंने बताया था। और भी एग्जांपल पॉसिबल हो सकते हैं, अदर एग्जांपल आल्सो पॉसिबल करके लिखा था। उसके बाद में आई से क्या होता है, इधर से आई से इंटरेस्ट रेट रिस्क, एम से मार्केट रिस्क और पी से परचेसिंग पावर रिस्क। उधर सीसीओ से कंप्लायंस रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशन रिस्क। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं फटाफट में क्या बोल रहा हूँ, आप इसका पार्ट 1 देख लेना, आपको बहुत क्लियरली क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। उसके बाद टाइप ऑफ रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंस। जनरल रिस्क के क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क है, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। ऊपर रिस्क क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क है, कंट्रोलेबल हो सकता है या फिर अनकंट्रोलेबल। लेकिन फाइनेंस पे इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग हम रिस्क की क्या क्लासिफिकेशन बना सकते हैं? फाइनेंस पे इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग
हम या तो फाइनेंशियल रिस्क होगा या फिर नॉन फाइनेंशियल रिस्क होगा, इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंस होगा या फिर इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंस नहीं होगा। फाइनेंस रिस्क इसको कहते हैं जिसमें हाथों हाथ पैसा निकल के जाता है। नॉन फाइनेंशियल रिस्क में अभी हाथों हाथ पैसा निकल के नहीं जा रहा, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेटर ऑन वो फाइनेंशियल को आपके सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेगा। अब टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क हमने देख लिया था। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क में हमने की बनाया था मेमोरी वर्ड जो मिलके एम सी लोल ओ। एम से क्या था, एम में भी था आईसीईसी। एम क्या होता था, मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में आईसीईसी, आईसीईसी। आई से क्या था हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क, सी से करेंसी रिस्क। क्यों रहे हो लैपटॉप भाई साहब, नाक मत कटवा देना मेरी। लैपटॉप भाई साहब लगता है नाराज हो गए हमसे, अटक अटक के चल रहे हैं। चलिए तो आई से क्या था हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क, सी से क्या था हमारा करेंसी रिस्क, सी से हमारा था करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क तो भाई साहब क्यों अटक रहे हो, एक सेकेंड। तो आईसीईसी हमारा एम से मार्केट रिस्क था, एम सी लोल ऑफ, एम से मार्केट रिस्क था, एम में क्या था आईसीईसी। आई से इंटरेस्ट रेट रिस्क, सी से करेंसी रिस्क, ई से इक्विटी रिस्क, सी से करेंसी रिस्क, ई से इक्विटी रिस्क और सी से कमोडिटी रिस्क। तो उसके बाद में एम सी से क्या था फिर क्रेडिट रिस्क, एल से लिक्विडिटी रिस्क, लोल का LOL। लिक्विडिटी रिस्क में दो टाइप है, हमेशा भूल मत जाना। ये लिक्विडिटी में हमेशा एक तो ट्रेडिंग से, या तो इन्होंने फालतू क्लासिफिकेशन किया है, मैंने पहले ही बोला था, या तो ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई रिस्क होगा या फिर फंडिंग से रिलेटेड। या तो आप ट्रेडिंग शेयर में ट्रेडेड नहीं कर पाओगे और आपके बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी आपकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी प्रॉपर फंडिंग के अकॉर्डिंग, तो उसमें ट्रेडिंग रिस्क इन्होंने बोल दिया था। और उसके बाद में फंडिंग रिस्क, इनएबिलिटी टू मीट द ऑब्लिगेशन, यानी कि आपके पास इतनी भी लिक्विडिटी नहीं कि आप डेली ऑब्लिगेशन आप मीट कर पाओ, आपके जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी आप फुलफिल नहीं कर पाओ। MCLOL, एल से आता लिक्विडिटी रिस्क, ओ से ऑपरेशनल रिस्क और LOL, फिर एल से क्या था लीगल रिस्क। यहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क, आपका ऑपरेशन ही इनएडुकेट, सिस्टम कोई कैपेबिलिटी नहीं हो। मैंने यहाँ पे बोला था आपको कि ऑपरेशनल रिस्क ओ से ऑपरेशनल रिस्क, और इसके बाद में क्या है कि हमारा ओ और नीचे आएगा हमारा जो है पी। MC लोल ओप, ओ है ना, ओ से ऑब्सोलेंस था और पी से पॉलिटिकल या फिर कंट्री रिस्क, मैंने बता दिया था। एम देखो, एल से LOL और फिर OP। ओ से क्या था ऑब्सोलेंस रिस्क और पी से पॉलिटिकल रिस्क। अब LOL जो था ना उसमें हमारा था लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशन रिस्क और क्या था लीगल रिस्क। और फिर क्या है O और पी। एक्चुअली में क्या हुआ है ये कि यहाँ पे सीक्वेंस है ना वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो मैं इसको वापस रीअरेंज कर दूंगा आपके लिए और उसके बाद में आपको और ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। उसके बाद में टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल रिस्क में जब पैसा हाथों हाथ निकल कर नहीं जा रहा लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और फ्यूचर में आपके फाइनेंस को अफेक्ट करेगा, होता है नॉन फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल रिस्क में हमने एग्जाम्पल ये बनाया था हमने मेमोरी वर्ड BCFST और DRT। BCFST DRT। बी से क्या था बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस रिस्क। बी से बिजनेस रिस्क, इतना ध्यान रख लो आप, इंडस्ट्री सर्विस कितने के नाम लिखोगे। बिजनेस रिस्क, बी से अपने जो मेमोरी वर्ड है उसके अकॉर्डिंग ही चलने दो, बिजनेस रिस्क। सी से कंप्लायंस रिस्क, एफ से फ्रॉड रिस्क, BCF, फिर आ गया ST, एस से स्ट्रेटेजिक रिस्क, टी से ट्रांजेक्शन रिस्क और DRT। उसके बाद में डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल नहीं है यहाँ पे, DRT ध्यान रखना। डिजास्टर, रेपुटेशन, रेगुलेटरी। आर से दो है, रेपुटेशन रिस्क या फिर रेगुलेटरी रिस्क, आपको जो याद रह जाए वो DRT, या फिर दोनों लिख सको तो दोनों लिख देना, फिर कितना सारा के याद रखोगे, इसलिए DRT अपने जो मेमोरी वर्ड है या फिर DR² T कर देना इसको, वैसे आपको याद रह जाए तो।
अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा यहाँ तक शायद से 9 मिनट का कितने का वीडियो हमारा हो चुका है, ड्यूरेशन 10 मिनट की ड्यूरेशन हो गई है। यहाँ से हम मेन टॉपिक की ओर आते हैं। हमारा जो फर्दर बाकी था वो ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है? देखो, ऑडिट रिस्क क्या होता है कि आपके ऑडिट में जो रिस्क होता है, आप जो ऑडिटर जो ऑडिट करता है उसमें जो रिस्क होता है, अब ये रिस्क ऑडिटर के पार्ट से भी हो सकता है और यानी कि कंपनी के पार्ट से भी हो सकता है। ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है यूँ। क्योंकि अपन क्या समझते हैं कि ऑडिट रिस्क यानी कि ऑडिटर से कोई रिस्क हो गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल ही खराब हो या फिर वो सब हो तो उसमें ऑडिटर की क्या गलती, या फिर और डिटेक्शन रिस्क होता है जिसमें ऑडिटर डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसको हम आगे समझते। देखो, ऑडिट रिस्क में ये जो है ना, ये मैंने पूरी एक एक्सप्लेनेशन है, ये इतना सा पार्ट इटसेल्फ एक एक्सप्लेनेशन है पूरी की पूरी। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ROMM का मतलब क्या होता है? रोमम जो कहते हैं ना हम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल्ड रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब जो इनहेरेंट रिस्क अंदर ही इन्वॉल्व होती है, ऐसी रिस्क जो होनी जिसमें कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। ऑडिट रिस्क इज रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली इनकरेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो ऑडिट रिस्क क्या होता है सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं। पहले ऑडिट रिस्क क्या होता है, उसके बाद में रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली इनकरेक्ट। देखो, एक तो इनकरेक्ट होता है, ठीक है, इनकरेक्ट हो, लेकिन मटेरियल जिनको मटेरियली मेजर कर सकते हैं, जिनको हम फाइनेंस की टर्म में मेजर कर सकते हैं, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट समझते हो ना, उस टाइप से कि जिसको मटेरियली इनकरेक्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक इनकरेक्ट होने की इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई कोई यानी कि राइटिंग की मिस्टेक आ गई या फिर फॉर्मेटिंग सही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो मिस स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन वो मटेरियल नहीं होते। मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऐसे कि जिसको हम मॉनेटरी टर्म में मटेरियली इम्पैक्ट करते हैं, फाइनेंशियली इम्पैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट होते हैं। तो रिस्क, ऑडिट रिस्क क्या होता है? ऐसा रिस्क जिसमें फाइनेंशियल, क्योंकि ऑडिट होती किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। मेनली ऑडिट क्या होता है ऑडिटर का? ऑडिटर अपना ओपिनियन किस पे देता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एज पर ऑडिटर्स ओपिनियन, यूं करके देते हैं ना, वी प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर एज पर और नॉलेज एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज, वो सब करके एक लाइन लिखी होती है, भारी सी बड़ी लाइन, जो ऑडिटर की रिपोर्ट आपने कभी देखी हो या फिर ऐसा सुना हो। तो ऑडिट रिस्क में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल इनकरेक्ट हो गए, इवन दो द ऑडिट ओपिनियन स्टेट दैट फाइनेंशियल रिपोर्ट आर फ्री फ्रॉम। अब ऑडिटर की ओपिनियन क्या कह रहा है? ऑडिटर का भाई साहब कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड वैसे भी। अब ऑडिटर का क्या है कि उसने तो अपना ओपिनियन दे दिया कि हाँ भाई सब कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, सब ट्रू एंड फेयर है हमारी ओर से, लेकिन एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली इनकरेक्ट। तो उस केस में ऑडिट रिस्क अराइज होता है कि भाई तेने ऑडिट करी तो करी कैसे। अब ऑडिट रिस्क भी जरूरी नहीं कि ऑडिटर की गलती से अराइज हो रहा है। तो ऑडिट रिस्क की हम बात करें तो ऑडिट रिस्क का ये फॉर्मूला हमने देखा था कि रिस्क रोमम क्या होता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। नॉर्मल मिस स्टेटमेंट नहीं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, यानी कि नॉर्मल जो होता है ना मिस स्टेटमेंट, यानी कोई गलती या कुछ एरर या कुछ, वो अलग चीज होती है। लेकिन मटेरियल मिस स्टेटमेंट वो होता है जिसको हम मटेरियली मेजर कर सकते हैं, फाइनेंशियल टर्म में मेजर कर सकते हो, वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता है। तो नॉर्मल यानी कि किसी ऑडिट रिपोर्ट की या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्मेटिंग में कुछ गलत हो गई, फॉर्मेट सही से नहीं बनाया, ऐसा वो सा आगे सारी चीजें वो मैटर नहीं करती है। मैटर क्या करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ऐसा मिस स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटेरियली अफेक्ट करता है, उसको मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहते हैं। और उस मटेरियल मिस स्टेटमेंट का रिस्क होता है ना, वो ऑडिट रिस्क का पार्ट होता है। ऑडिट रिस्क का क्या पार्ट होता है? ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट होते हैं। ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो रोमम होता है प्लस डिटेक्शन रिस्क होता है। रोमम जो होता है ना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क और मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, जो कि मैंने यहाँ पे भी यही बताया है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के दो कंट्रोल होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। या तो कंट्रोल रिस्क क्या होता है, जो कि आपके कंट्रोल जो होते हैं ना, इंटरनल कंट्रोल वही सही से नहीं हो तो वो कंट्रोल रिस्क की ओर आपको लेके जाते हैं। कंट्रोल रिस्क वो कंट्रोल रिस्क क्रिएट करता है। और इनहेरेंट रिस्क मतलब कि इनहेरेंट, जो कि ऐसा रिस्क है जो कि इनहेरेंट है ऑडिट रिस्क में, जिसको हम चाह के भी हटा नहीं सकते, जो इनहेरेंट है, जो कि रहेगा ही रहेगा, इसको कुछ भी करके हम यानी कि इसको हटा नहीं सकते, जो कि यानी कि ऑडिट, क्योंकि इनहेरेंट रिस्क का एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लो ऑडिटर भी तो ह्यूमन ही है ना। ऑडिटर जो है, ऑडिट करने वाला पर्सन, बंदा, वो भी तो ह्यूमन ही है। उसके पर्सनल उसकी खुद की भी तो इनकेपेबिलिटीज हो सकती है, और
ऑडिटर कर करके भी कितना ऑडिट करेगा, कुछ ना कुछ तो पोर्शन ऐसा है जो रह ही जाएगा, तो वो इनहेरेंट रिस्क होता है। इनहेरेंट रिस्क में क्या होता है कि ऑडिटर एक तो ह्यूमन है, तो ह्यूमन के जजमेंट, उसके डिसीजन उस पर बेसिस होता है, तो वो इनहेरेंट रिस्क की ओर लेके जाता है। या फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि इनहेरेंट रिस्क कर करके भी कितना करेगा ऑडिटर, यू कुछ ना कुछ पोर्शन तो रह ही जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं गलती तो रह ही जाएगी, तो वो इनहेरेंट रिस्क है, वो रहने ही वाली है, उसको आप दो इन चीज़ों को आप खत्म नहीं कर सकते। कंट्रोल रिस्क, तो रोमम क्या होता है, रिस्क को मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इन दो चीजों से मटेरियल मिसस्टेटमेंट आ जाता है, आ सकता है। रोमम किससे आ सकता है, रिस्क को मटेरियल मिसस्टेटमेंट किसकी वजह से आ सकता है, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क में आपने देख लिया कि इंटरनल कंट्रोल, इनहेरेंट रिस्क में ऑडिटर के जजमेंट के बेसिस पे होता है, और कर करके भी कितना ऑडिट करेगा। तो और रोमम, रोमम प्लस डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन रिस्क का क्या क्या मतलब होता है, डिटेक्शन रिस्क का मतलब ये होता है कि ऑडिटर डिटेक्ट कर रखा है, ऑडिटर ने जो प्रोसीजर लगाया है ना, उससे ऑडिट रिस्क डिटेक्ट ही नहीं हो। मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा, पहले पहले क्या समझते हैं कि हम ऑडिट रिस्क के ये कंपोनेंट होते हैं, इसी के बेसिस पे पूरी आगे डेफिनेशन कवर होगी, तो इसीलिए मैंने इनिशियली आपको समझा दिया। अब आगे देखते जाते हैं अपन, तो आपको ज़्यादा ब्रीफली समझ में आएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग। अब ऑडिट रिस्क क्या होता है, सबसे पहले तो एक ब्रॉड टर्म में ऑडिट रिस्क, ये कंपोनेंट है, वो सब तो आगे की बात है, हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन ऑडिट रिस्क क्या होता है, ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली इनकरेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकरेक्ट तो है, लेकिन कैसे इनकरेक्ट है, मटेरियली इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट और मटेरियली इनकरेक्ट में बहुत फर्क होता है। इनकरेक्ट यानी कि चलो कि कोई फॉर्मेट वॉर्मेट सही नहीं बना ये सब, लेकिन मटेरियली तो इनकरेक्ट ऐसे जिससे कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियली इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसा इंपैक्ट पड़ेगा जिससे कि आपके शेयर होल्डर्स भी अफेक्टेड रहेंगे, जिसकी वजह से शेयर होल्डर पे इफेक्ट आएगा, स्टेक होल्डर्स पे इफेक्ट आएगा। तो ऐसा रिस्क जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली इनकरेक्ट इवन दो ऑडिट ओपिनियन स्टेट्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट आर फ्री ऑफ एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑडिटर तो भैया कह रहे कि अरे यार हमारे तो ऑडिट ओपिनियन के हिसाब से तो कोई भी फाइनेंशियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वो ऐसा क्यों है, ऑडिटर ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि वो तो या तो इनहेरेंट रिस्क की वजह से अफेक्टेड है, या फिर कंट्रोल रिस्क से अफेक्टेड है उसका ओपिनियन जो है, और डिटेक्शन रिस्क की वजह से अफेक्टेड है। क्योंकि ऑडिटर ने सब करा तो भी यानी कि इनहेरेंट रिस्क रहा, तो ऑडिटर की गलती है ही नहीं ना, बेचारा कर करके भी कितना करेगा। कंट्रोल रिस्क में अभी सामने वाले क्लाइंट के कंट्रोल ही सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल ही गड़बड़ है, बेकार है, किसी को भी कोई भी एक्सेस कर रहा है उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर को, कोई भी फोर्ज एंट्रीज कर सकता है, वो सब तो वो कंट्रोल रिस्क है। तो उसमें ऑडिटर की क्या गलती, तो उसमें तो ऑडिटर का ओपिनियन तो कह रहा है कि भाई तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, लेकिन असल में क्या सही है, वो असल में सही नहीं है, क्योंकि वो मिस स्टेटमेंट से अफेक्टेड है, वो मिस स्टेटमेंट रिस्क को मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑडिट रिस्क से अफेक्टेड है वो। और डिटेक्शन रिस्क को मैं आपको समझा देता हूँ। डिटेक्शन रिस्क इज रिस्क दैट ऑडिट प्रोसीजर्स डू नॉट डिटेक्ट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी कि ऑडिट ने आप बेचारे ने अपने पूरी कैपेबिलिटी से, अपनी जो ऑडिट टीम थी सब ने मिल के भी अच्छे से प्रोसीजर तो लगाया, लेकिन उसके बाद भी वो मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो वो डिटेक्शन रिस्क होता है। ऑडिटर का काम होता है, मानो कि ऑडिटर का काम होता है कि भाई तुमको ही डिटेक्शन करके देना, कल को क्लाइंट अड़ जाए तो कि भाई तुमको ही डिटेक्ट करके देना था, तुम्हारी वजह से ये तो ऑडिटर के पास में एक जो है ना इंस्टीट्यूट ने, जो सीए इंस्टीट्यूट है, जो ऑडिट के गाइडेंस बनाते हैं, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, और वो सब आपने सुना होगा। तो वो जो होते हैं ना, उसमें लिख रखा है कि ऑडिटर का काम होता है रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करना, एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता ऑडिटर, क्योंकि एब्सोल्यूट कैसे कह देगा बताओ, क्योंकि ये इनहेरेंट रिस्क की वजह से इफेक्टेड है, उसका कंट्रोल रिस्क की वजह से अफेक्टेड है, डिटेक्शन रिस्क की वजह से इफेक्टेड हो सकता है। तो ऑडिटर कैसे एब्सोल्यूट कहेगा नहीं तुम तो जाओ, ये तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, मैं कहता हूँ मैंने लिख के दे दिया। ऑडिटर की बात पत्थर की लकीर नहीं होती, इसीलिए हमेशा लिखा जाता है कि ऑडिटर्स ओपिनियन इज रीजनेबल एश्योरेंस नॉट एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ठीक है, तो ऑडिट रिस्क हो गया। ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट जो है ना, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अब यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, इसी को भर भर के इसने यानी कि एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। हम वापस एक बार ऊपर आ जाते हैं, मैं आपको वापस रिकैप दे देता हूँ। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली इनकरेक्ट इवन दो ऑडिट ओपिनियन स्टेट दैट फाइनेंशियल रिपोर्ट आर फ्री ऑफ एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। समझ गए? और तो ऑडिट प्रोसीजर होता कैसे वो बता रखा है यहाँ पे, ये क्या बता रखा है, ऑडिट प्रोसीजर होता कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट, अपने ऑडिट के कोर्स में ऑडिटर मेक इंक्वायरीज इन परफॉर्म टास्क, ऑडिट इंक्वायरी करता है,
ऑन जनरल लेजर एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ऑडिटर को जो जनरल लेजर आप दोगे, ऑडिट पे जाते हो या फिर ऑडिट के बारे में सुना होगा आपने, ऑडिट पे जो आर्टिकल्स जाते हैं सीए में जो भी हो, तो उनको पता होगा, या फिर आपको एक ब्रॉड सेंस में भी पता होगा कि आर्टिकलशिप जो होती है उसमें ऑडिट का काम मिलता है। तो ऑडिट के काम में क्या होता है कि ऑडिटर जो होता है ना, वो इंक्वायरी करता है और परफॉर्म टास्क करता है। अपनी जो टास्क परफॉर्म करता है वो जनरल लेजर पे करता है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनको दिए जाते हैं उस पे करता है। और इफ एनी एरर कॉट ड्यूरिंग द टेस्ट, ऑडिटर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रपोज करेक्टिव जर्नल एंट्रीज। ये थोड़ा यहाँ पे कट गया है पर आप समझ लेना इतना। तो ऑडिटर क्या करता है, टास्क परफॉर्म करता है और उसके बाद में मैनेजमेंट को कहता है कि आप इसमें करेक्टिव एंट्रीज करो यूँ। और एट कंक्लूजन ऑफ ऑडिट, यहाँ पे देखना हमने सब हाईलाइट करके दिया है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। If after any correction are posted, an auditor provide a written opinion as to whether, अब क्या है कि सारे करेक्शन पोस्ट कर दिए ऑडिट के बारे में, उसके बाद में ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। यूँ नहीं कि भाई कभी भी ओपिनियन दे दिया बाद में तुम करते रहना अपनी जर्नल एंट्रीज और वो करेक्ट, ऐसा नहीं। ऑडिटर का काम होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इंडिपेंडेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। और वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई प्रॉपर चेकिंग हो जाए, प्रॉपर यानी कि करेक्टिव एंट्रीज पोस्ट हो जाए मैनेजमेंट से और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, प्रॉपर उसने क्लेरिफिकेशन रहने के बाद में उसका ओपिनियन, आफ्टर सेटिस्फेक्शन अपना ओपिनियन ऑडिटर देगा एज टू वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट से ओपिनियन में क्या देगा वो, कि वेदर क्या है या नहीं है, ये ऑडिटर अपना फाइनल ओपिनियन में देगा। अलग अलग टाइप के ऑडिटर के ओपिनियन होते हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है, एडवर्स ओपिनियन होता है, वो अलग अलग टाइप के ओपिनियन होते हैं। ऑडिटिंग फर्म कैरी माल प्रैक्टिसेस इंश्योरेंस टू मैनेज ऑडिट रिस्क एंड पोटेंशियल लीगल लाइबिलिटी। कोई फालतू का पॉइंट, फालतू की लाइन दे रखी है। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिस्क। अब ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट, ऑडिट 2 कंपोनेंट्स होते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रोमम। रोमम के 2 पार्ट होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, मैंने ऊपर समझा दिया। और ये होता है डिटेक्शन रिस्क, डीआर। समझ गए? ऑडिट रिस्क, अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, is a function of inherent risk, control risk, सब other clients current internal control would ineffective। देखो ये इंटरनल कंट्रोल इनफेक्टिव होंगे तो वो क्या होता है, कंट्रोल रिस्क होता है। और रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट एग्जिस्ट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल। ये सब मैंने आपको समझा दिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है कि भाई फाइनेंशियल लेवल पे आप मटेरियल मिस स्टेटमेंट होता है या नहीं होता है, वो सब मेजर करना पड़ता है ऑडिटर को। तो अपने तो इन शॉर्ट इतना ध्यान रखो, आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं आए तो रोमन होता है ROMM, उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, इनहेरेंट रिस्क प्लस कंट्रोल रिस्क प्लस और डिटेक्शन रिस्क। ये 2 चीज़ें मिलाकर, ये रोमन और ये 2 चीज़ें मिलाकर क्या बनता है, क्या बनता है, ऑडिट रिस्क। अब रिस्क जो हो गया, अब रिस्क का पता चल गया। अब रिस्क जो भी है वो, अब इसका मैनेजमेंट करना, अब रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेसेस विच एम्स टू असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई। एक यानी कि अब ये रिस्क मैनेजमेंट इज ए टर्म यूज्ड, ये टर्म किसके लिए यूज की जाती है, डिस्क्राइब प्रोसेसेस विच एम्स टू असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई। वो प्रोसेसेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करते हैं टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड, इवेल्युएट, टेक एक्शन और अदर ऑन देयर रिस्क विद अ व्यू टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सक्सेस एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड ऑफ फेल्यूर। ठीक है, वो प्रोसेस, वो सारे प्रोसेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करते हैं रिस्क को आइडेंटिफाई करने में, इवेल्युएट करने में, करेक्टिव एक्शन लेने में, जिससे कि उनके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, सक्सेस के चांसेस और लाइक्लीहुड ऑफ फेलियर उनके कम हो जाते हैं। तो अब रिस्क मैनेजमेंट है, तो ये सब जो है ना मॉड्यूल में भर भर के पैराग्राफ में लिखे हुए थे ये सारे पॉइंट, तो मैंने इनको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो अब इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट गिव्स कंफर्ट टू द, लिख रखा है भर, वही जनरल बात है कि कंफर्ट टू स्टेक होल्डर को कंफर्ट देता है, कस्टमर खुश होते हैं, एम्प्लॉय को खुश होता है, अदर स्टेक होल्डर को, और हेल्प और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन
कंफर्म विथ कंप्लायंस विथ गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट। एक सेकेंड। तो क्या करता है ये, देखो यहाँ पे लिख देने का, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट से क्या होता है कि भाई सारे स्टेक होल्डर, कस्टमर सब खुश हो जाते हैं, वो आपको पता ही है। और कंपनी को क्या हेल्प करता है, जो कंप्लायंस विद कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एंटिटी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। तो उसको कंप्लायंस करने में रिस्क मैनेजमेंट हेल्प करता है। रिस्क मैनेजमेंट में याद करो, नॉन फाइनेंशियल रिस्क में हमने क्या पढ़ा था, कंप्लायंस रिस्क का पॉइंट पढ़ा था कि अगर कंप्लायंस रिस्क को अगर कंप्लायंस नहीं किया गया तो कंप्लायंस रिस्क उत्पन्न होगा, और उस उत्पन्न होने से आपको नॉन फाइनेंशियल रिस्क अराइज होगा, और नॉन फाइनेंशियल रिस्क इन फ्यूचर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको फाइनेंशियल रिस्क की ओर लेके जाएगा। बात खत्म। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एग्जिस्ट इन बिजनेस आर टू बी कंट्रोल, मिटिगेटेड एंड मैनेज। अब अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं, इनको कंट्रोल मैनेज करना पड़ता है। रिलेवेंट टू ऑल, और अब रिस्क मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलेवेंट होता है, लार्ज हो, छोटी हो, बड़ी हो, छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, रिस्क तो सबको रहता है, तो उनको मैनेज करना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव मैनेज रिस्क, टू इफेक्टिवली मैनेज रिस्क, सीज द अपॉर्चुनिटी विद इन एवरी चैलेंजेस, इंस्टीट्यूट मस्ट मैनेज अ वेराइटी ऑफ बिजनेस डायमेंशंस। यानी कि अलग अलग बिजनेस डायमेंशन को मैनेज करना पड़ता है। ये सब फालतू बातें हैं, कोई ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अच्छे मैनेजमेंट टेक्निक होने से आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल जाता है। रिस्क मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट कमिटमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हमेशा लिख के आने का, ये पॉइंट हमेशा लिख के आने का। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी फीचर वीचर या कुछ लिखे ना, तो एक तो आपको लॉन्ग टर्म, यानी कि अगर कुछ पूछे ना इम्पोर्टेंस या ये वो, तो कमिटमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये लिख के आने का। और रिस्क मैनेजमेंट इफेक्टिव हो तो आपको क्या कर प्रोवाइड करता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स प्रोवाइड कर देता है, आप ये लिख सकते हो। उसके बाद में रिलेवेंट टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज और स्मॉल, छोटे या बड़े, हर ऑर्गेनाइजेशन में रिलेवेंट होता है। ये आपकी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में और इसको, यानी कि एज ए अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर में हेल्प करता है। ये सब आप लिख सकते हो। भाई साहब कितने चिपक गए, तो अटक गया है ये अटक, एक सेकेंड चला गया। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, हमने ऊपर पढ़ लिया, सब चीज़ें देख ली कि रिस्क मैनेजमेंट से क्या होता है। अर्ली डिटेक्शन, टॉप टू बॉटम कमिटमेंट होता है, ये आपको अर्ली डिटेक्शन के बाद की ओर लेके जाता है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस प्रोवाइड क्या करता है, आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। वैसे तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ये आपको क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। कौन सा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपको, ensure that all foreseeable risk involved are actually understood and accepted before important decision making। यानी कि इससे क्या होता है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस से क्या होता है कि आप इंश्योर हो जाते हो कि और फोर्सेबल रिस्क इन्वॉल्व आर एक्चुअली अंडरस्टूड, असल में उनको अंडरस्टूड कर लिया गया और एक्सेप्ट कर लिया गया बिफोर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। हर इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले वो पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिए गए हों, या फिर उनको प्रॉपरली मिटिगेट कर लिए गए, या फिर प्रॉपर करेक्टली एक्शन टेकन कर लिया गया हो, उसमें हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अरे भाई कोई मैनेजमेंट के लिए आपके पास प्रोसेस ही नहीं है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो आप क्या ही फोर्सिंग कर लोगे, क्या ही डिटेक्शन कर लोगे। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है कुछ नहीं, आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है। ये कहीं लिखा हुआ होगा, monitoring new project and ongoing project to ensure that they continue to develop satisfactorily and no problems or new risk emerges। मॉनिटर और न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट में और ऑन गोइंग प्रोसेस या ऑपरेशन में भी इंश्योर करना पड़ता है कि कंटिन्यू टू डेवलप सेटिस्फैक्टरी एंड नो प्रॉब्लम और न्यू स्ट्रेटेजिक रिस्क इमर्जेस, कोई रिस्क नहीं हो। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होना जरूरी है, ये आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। प्रोसेस ही नहीं हुआ तो आप क्या ही मैनेज कर लोगे भाई साहब। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होना चाहिए ना, उस ये आपके कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का पार्ट है। ये क्या होता है, की मैनेजमेंट टूल है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कि हाँ भाई ये तो थियोरेटिकल है। प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए। रिस्क मैनेजमेंट टूल इज टू सेफगार्ड द बिजनेस एसेट टू बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्टिव पर्पस। ठीक है।
अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि आपके पास में इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं कि भाई किसको आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज करनी चाहिए, या फिर कौन जो जो हाई वैल्यू इन्वेंट्रीज है उनको एक्सेस कर सकता है, कौन कर सकता है, या फिर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट डेटा का रिकॉर्ड रूम है उसमें कौन पर्सन एक्सेस कर सकता है, ये आपके पास में प्रॉपर इसका रिस्क तो है कि भाई कोई ब्रीच हो सकता है, लॉस ऑफ डेटा हो सकता है, या फिर हाई वैल्यू इन्वेंट्री आपकी कहीं ना कहीं से गायब हो सकती है। हीरो का आपका बिजनेस है, हीरो होंडा का नहीं, हीरो का, हीरे जवाहरात होते हैं उनका, या फिर गोल्ड का आपका बिजनेस है, तो उनको कौन एक्सेस कर सकता है? एक्सेस कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। तो ये रिस्क है, तो उसके लिए मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी में आपने क्या लगाया कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाया, तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए। अब एडवांटेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ये आपको मैंने पहले भी ऊपर एक ब्रीफ दे दिया कि ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, कमिटमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इससे क्या होता है कि आपको प्लान, ये लॉन्ग रन में ऑलवेज रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग। अभी आप इनिशियली तो आपको लगेगा अरे यार ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस लगा रहे, एक्सपर्ट की एडवाइस ले रहे, ये ले रहे वो ले रहे, कि हमको कैसा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बीसीजी कंसल्टेंसी ग्रुप है और वैसा है, जैसे कि अब कॉस्ट के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपने जेपी मॉर्गन और इन सब से कंसल्टेंसी लेते, तो उनके लिए आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी है, कॉस्ट भी लगती है। तो ये क्या कह रहा है कि अभी आपको इनिशियली आपको वो आपको बेनिफिशियल नहीं दिखेगा ऐसा मान सकते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग रन में डेफिनेटली वो आपको कॉस्ट सेविंग लेके आएगी वो, और आपके वेस्टेज को प्रिवेंट करेगी, वेस्टेज को प्रिवेंट करेगी, क्योंकि रिस्क आपका ऑपरेशन फेल्यूर का रिस्क आ गया मान लो, तो ऑपरेशन फेल्यूर के रिस्क के लिए आपने कंसल्टेंसी फर्म को हायर किया, कंसल्टेंसी फर्म से कंसल्टेंसी ली कि भाई हम क्या कैसे प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट करें ये वो, तो बीसीजी या फिर जेपी मॉर्गन ने आपको कहा कि आप सिक्स सिग्मा लगा दीजिए, केजन कॉस्टिंग लगा दीजिए, सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग लगा दीजिए, या फिर वैल्यू चेन एनालिसिस लगा दीजिए, वो सारी चीज़ें लगा के आप आपके प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं ये सब। तो उससे क्या हुआ कि जेपी मॉर्गन ने ये एडवाइस दी है, तो वो बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है, तो उसको अभी इनिशियली तो आपको पैसे देने पड़े ना एक्सपेंस के लिए, लेकिन वो एट द एंड आपके प्रोसेस ऑपरेशन में क्या करें, आपका ऑपरेशन फेल्यूर नहीं रहेगा, आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी फ्यूचर में, क्योंकि वो आपका टाइम सेव करता है और वो सारी टेक्निक्स होती है, तो और उससे आपका वेस्टेज भी प्रिवेंट हो जाएगा ना। वो ये डेवलप डेवलप रोबस्ट कंटिन्यू क्या है, कंटीजेंसी प्लानिंग, सॉरी, डेवलप्स रोबस्ट कंटीजेंसी प्लानिंग। रोबस्ट कंटीजेंसी, कोई भी कंटीजेंट इवेंट होता है उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करने में ये आपको हेल्प करता है। रिस्क मैनेजमेंट के एडवांटेज है, फायदे हैं जो हम कह सकते हैं ना, की फायदे लॉन्ग रन में आपको डिसीजन मेकिंग में और सेविंग में और प्रिवेंट वेस्टेजेस में हेल्प करता है। रोबस्ट कंटीजेंसी प्लानिंग डेवलप करता है, क्या करता है, रोबस्ट कंटीजेंसी प्लानिंग, और क्या करता है, हेल्प प्लान एंड प्रिपेयर फॉर अपॉर्चुनिटीज। जो भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, उसके लिए प्रिपेयर करना, प्लान करने में आपकी हेल्प करता है। इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस प्लानिंग, अब पहले ही बोला कि रिस्क मैनेजमेंट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का पार्ट है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का पार्ट है, तो आपकी इम्प्रूव स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करता है। इंप्रूव रिलायबिलिटी अमंग द स्टेक होल्डर्स, पहले ही बता दिया कि भाई शेयर होल्डर एल्डर सब खुश हो जाएंगे अगर अच्छा सिस्टम प्रोसेस आपका जो हुआ ना इंटरनल कंट्रोल में, रिस्क मटेरियल मिसस्टेटमेंट में, उसमें अगर उसमें प्रॉपर डिटेक्शन हो गया, तो आप सारे स्टेक होल्डर खुश हो जाएंगे। रीअश्योरेंस की स्टॉक होल्डर, रीअश्योर की स्टेक होल्डर, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस रीअश्योर की स्टेक होल्डर थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन में सारे स्टेक होल्डर अश्योर रहते हैं, ताकि कोई भी छोड़ के नहीं जाता इन शॉर्ट, क्योंकि स्टेक होल्डर्स में से तो कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे रिस्क आइडेंटिफिकेशन, अब ओरिजिन सोर्स ऑफ रिस्क इज आइडेंटिफाइड। रिस्क आइडेंटिफिकेशन में होता है कि इस फर्स्ट स्टेज है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। देखो सबसे पहले तो अपन क्या देख रहे हैं वो एक बार टॉपिक देख ले, स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट करना है, हमने ऊपर समझ लिया कि उसके एडवांटेज क्या है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, क्या उसके फायदे हो सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है, स्वाहा, ये हमने सबने पढ़ लिया है। अब क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है ना, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, इसकी स्टेप्स क्या है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट करना तो है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है, ये आपके फायदे नुकसान सब में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो तो हमने पढ़ लिया। लेकिन इसकी स्टेप्स क्या है, इसकी स्टेप्स क्या है, क्या होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने कीवर्ड बना था IAAH, ई आह,
जो भी है ये आप जो भी समझ लें, जैसे भी आपको याद रखना, IAAH। हमेशा ये ध्यान रखना, आप सीक्वेंस गलत कर दोगे ना तो एनालिसिस असेसमेंट आगे पीछे कर दोगे, ये जनरली होता है। एनालाइज पहले होता है या फिर असेसमेंट पहले होता है, तो ध्यान रख लेना कि सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद में एनालाइज करो, फिर उसके बाद में असेस करो। पहले एनालाइज करोगे किसी चीज़ को, एनालिसिस करोगे कि भाई ये रिस्क है, ये रिस्क है, उनको एनालिसिस करोगे, फिर फर्दर असेसमेंट करोगे ना। ध्यान रखना, याद नहीं आए तो एनालाइज करा पहले, फिर फर्दर असेसमेंट करा, फर्दर रिस्क असेसमेंट किया, ये चीज़ ध्यान रखना है। पर सबसे पहले तो आइडेंटिफाई, फिर असेस करना, फिर एनालाइज करना, ऐसा नहीं हो जाए। पहले तो एनालाइज करा, फिर हम फर्दर असेसमेंट करते हैं उस एनालाइज जो किया उस चीज़ का, तो ये थर्ड स्टेज होती है। उसके बाद में उसको हैंडल करते कि भाई अब जो है ये रिस्क आ गया, पता पड़ गया, डिफरेंट सेग्रीगेशन, रिस्क को अलग अलग टाइप से सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग चीज़ों में, ऑपरेशन में आ रहा है, प्रोसेस में आ रहा है, रिस्क में, कंट्रोल में रिस्क आ रहा है, जो भी हमने पहले एनालाइज कर दिया, उसको असेस कर दिया, अब उसको हैंडल करेंगे, तो हैंडलिंग लास्ट स्टेज होती है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी का प्रथम जो है ना, प्रथम स्टेज, प्रथम स्टेज जो है ना, वो है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। पहले आइडेंटिफाई करा, द ओरिजिन सोर्स ऑफ रिस्क इज आइडेंटिफाई। यहाँ पे क्या होता है कि रिस्क का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी, पागल लड़की, मुझे मेरा मतलब है तो उसका ओरिजिन पता करने के लिए कि भाई ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस लगाते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन ये रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट है। इसकी फर्स्ट स्टेज है रिस्क का आइडेंटिफिकेशन करना। एग्जांपल, रिस्क में भी ड्यू, अब एग्जांपल दे रखा, रिस्क में भी ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेजार्डियस रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में है ना, हेजार्डियस अपने रॉ मटेरियल अपने लेके आ गए, तो वो भी एक रिस्क है। तो उसका आपको पता तो पड़े कि भाई सबसे पहले हम रॉ मटेरियल हेजार्डस फैक्ट्री में लेके आ गए, आप फाइनल आउटपुट के स्टेज पे आप देख रहे हो कि भाई साहब मेरे तो यार ये कि आउटपुट में कहाँ प्रोसेस में 5 प्रोसेस से होकर गुजरता है, तो आप एक एक प्रोसेस को पकड़ पकड़ के देख रहे हो कि भाई कहाँ पे मेरे से गलती होगी। तो इनिशियली आप आइडेंटिफाई कर दो ना कि भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हेजार्डियस रॉ मटेरियल, हमारे आया ही रॉ मटेरियल वो हेजार्डस है। आप एंड प्रोसेस में कहाँ जाके देख रहे हो कि भाई मेरे प्रोडक्ट में ऐसे गलती कैसे हो गई या फिर वैसा कैसे हो गया। मैगी का एग्जांपल ले लो कि मैगी में हेजार्डस हुआ था कुछ, ये वो मैगी पे बैन लग गया, तो आपको इनिशियली तो पता होना चाहिए कि भाई कि हेजार्डस रॉ मटेरियल मैगी जो ला रही वही हेजार्डस है। भाई एक्चुअली में क्या हुआ था वो तो उनका पर्सनल लुकआउट था, वो आपसे आपने देखा ही होगा उस टाइम पे जो हुआ था। लेकिन एक एग्जांपल की और कह रहा हूँ कि मान लो मैगी का इनिशियली जो रॉ मटेरियल आ रहा है वही हेजार्डस है, तो मैगी एंड प्रोडक्ट में क्या देख रही है, क्या पता है वैसा आयु। बाय रिस्क आइडेंटिफिकेशन द ऑर्गेनाइजेशन एबल टू स्टडी एक्टिविटीज एंड प्लेसेस वेयर इट रिसोर्सेज आर प्लेस्ड टू रिस्क। देखो, by the risk identification the organization is able to study the activity। risk identification से क्या होता है, organization अपनी activity को study कर सकती है and places where its resources are placed to risk। अपने रिसोर्सेज जो है ना वो रिस्क की ओर प्लेस करे हुए कि नहीं करे हुए वो स्टडी कर सकती है अपनी एक्टिविटी का। और करेक्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन इंश्योर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट। अगर करेक्टली आप आइडेंटिफाई करोगे तभी तो मैनेज कर पाओगे। आपसे आइडेंटिफिकेशन ही केकूड़े की सब्जी जैसा हो रहा है तो आप क्या ही मैनेज कर लोगे। तो यहाँ पे फिर क्या है कि द फर्स्ट टास्क ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज टू क्लासीफाई द कॉर्पोरेट रिस्क अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट टाइप्स। अब जो है ना सबसे पहले तो भाई रिस्क है तो ऑपरेशन में है कि ये रिस्क है कि भाई इन्वेंट्री के प्रोक्योरमेंट के स्टेज पे रिस्क है, कि अपने प्रोसेस में रिस्क है, कि ऑपरेशन में रिस्क है, कंट्रोल में रिस्क है, कि या फिर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल है, कि वो सारे रिस्क किस स्टेज पे रिस्क है उसका क्लासिफिकेशन तो करना पड़ेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। और उसके बाद में फिर क्लासिफिकेशन के बाद में देन डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज मस्ट बी असाइंड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रिस्क। पहले क्लासिफाई करो, उसके बाद में क्या होता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन में दो चीजें होती है। सबसे पहले तो क्लासिफाई कर दो कॉर्पोरेट रिस्क को कि भाई ये रिस्क ये है, ये रिस्क ये रिस्क ये क्लासिफाई कर लिया। उसके बाद में डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को असाइन करना है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है सेकंड पॉइंट, यहाँ पे नजर रखो
डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय मस्ट बी असाइन विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक रिस्क। रिस्क पहले डिफरेंट स्टेजेस में क्लासीफाई कर लिया कि भाई ये ऑपरेशन से रिलेटेड सारे जो मैटर्स थे वो एक जगह क्लासीफाई कर लिए, फाइनेंस से रिलेटेड क्लासीफाई कर दी, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, पहले तो क्लासीफाई कर दे कि ये सिचुएशन है। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करो कि वो आइडेंटिफाई कर दे स्पेसिफिक रिस्क, और द रिजल्ट ऑफ आइडेंटिफाई रिस्क आर नॉर्मली डॉक्यूमेंटेड इन रिस्क रजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ICSI हमेशा क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछती है, हर अटेम्प्ट में ऐसा भी हो सकता है। रिस्क रजिस्टर, तो जो रिस्क आइडेंटिफाई करा ना, हम उसको रिस्क रजिस्टर में नोट डाउन करते हैं। डॉक्यूमेंट जो होता है रिस्क रजिस्टर, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको रिस्क रजिस्टर कहते हैं, जिसमें हम रिस्क को रिकॉर्ड करते हैं। ये रिस्क रजिस्टर आपको एंड में, इस टॉपिक की चैप्टर के एंड में हम आगे देखेंगे, वहाँ पे आएगा। ऑब्जेक्टिव रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज टू इंश्योर दैट ऑल पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क आर आइडेंटिफाइड। प्रोजेक्ट में जितने भी पोटेंशियल रिस्क है जो दिख रहे हैं, हर जो हो सकते पोटेंशियली, जितने भी हो सकते, जितनों की भी होने की पोटेंशियल है, वो सब आइडेंटिफाइड। और द अल्टीमेट पर्पस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट हिकअप्स एंड थ्रेट्स एंड टू मैक्सिमाइज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी। नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना। और अवेयरनेस ऑफ पोटेंशियल प्रोजेक्ट रिस्क रिड्यूस द नंबर ऑफ सरप्राइजेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डिलीवरी एंड दस इम्प्रूव द चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस। सरप्राइज के एलिमेंट रिड्यूस हो जाते हैं प्रोजेक्ट के डिलीवरी के टाइम पे, और इम्प्रूव द चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस। ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, बाय टेकिंग इन्वेंटरी ऑफ पोटेंशियल प्रोजेक्ट risk that can affect the project delivery. The output of risk identified are used as an input of risk analysis. अब ये है ना, IAH में बात करी थी ना, आई से आइडेंटिफाई, फिर उसके बाद में सेकेंड स्टेज क्या है, तो इसका जो आउटपुट है ना, रिस्क जो आइडेंटिफाई करा, ये आप पॉइंट लिख सकते हो, ये थोड़ा अलग आपका इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आउटपुट ऑफ रिस्क आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में जो हमने दो चीज़ें करी थी, दो पॉइंट ये जो करे थे ना, क्लासीफाई करना और फिर एम्प्लॉय को असाइन करना, इसका जो आउटपुट आएगा ना, जो हम रिस्क रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे, जो रिस्क रजिस्टर में रिपोर्ट करेंगे, वो प्रोसेस ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जो प्रोसेस ऑफ रिस्क एनालिसिस जो होगा ना, रिस्क एनालिसिस जो कि सेकेंड स्टेज है, IAH को याद करो, यहाँ पे आइडेंटिफाई करा, आइडेंटिफाई का जो आउटपुट है ना, वहाँ पे एनालिसिस में आप इसको यूज करोगे, और एनालिसिस का जो आउटपुट होगा ना, वो फर्दर असेसमेंट, या कि असेसमेंट जो है उसमें हम यूज करेंगे, और फिर फाइनल हैंडलिंग होती है। समझ रहे हो? देखो अब ये यही लिख रहा है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेज है, तो मेजर वर्क ऑन रिस्क आइडेंटिफिकेशन इज यूजुअली डन एट बिगिनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। अब पहली स्टेज है, आप आइडेंटिफाई सही से नहीं करोगे तो क्या ही रिस्क मैनेजमेंट आप कर लोगे। समझ रहे हो? रिस्क को आइडेंटिफाई करना ये बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में ही करना पड़ेगा ना, एंड में करोगे तो क्या ही कर लोगे, फिर तो वो आपके वो हो जाएगा कि आपने यानी कि प्रोएक्टिव मेजर नहीं कर, यानी कि रिएक्टिव मेजर अप्रोच करा, यानी कि लॉस हो गया, उसके बाद में आप उछलो कि नहीं हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई लॉस होने ही मत देते ना, 5 करोड़ का 10 करोड़ का लॉस हो गया, अब आप कह रहे हो कि हम ये कंट्रोल लगा देंगे वो कंट्रोल लगा देंगे, तो उससे क्या मतलब, फिर तो आपका कॉम्पिटिटर ने फिर आपके स्टेक होल्डर आपको छोड़ के चले जाएंगे, शेयर होल्डर आपको छोड़ के चले जाएंगे कि भाई इनके ठिकाने ही नहीं, इतनी बड़ी कंपनी है। रिलायंस ऐसे कांड करे तो अब क्या है कि इफेक्टिव रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, रिस्क आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट में करना जरूरी होता है। तो अब रिस्क आइडेंटिफिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए हम क्या है, इफेक्टिव करने के लिए जो प्रोसेस लगाते हैं ना, रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, उसकी फॉलोइंग स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है कि क्रिएटिंग ए सिस्टमेटिक प्रोसेस। सबसे पहले तो देखो CA ये मैंने मेमोरी वर्ड बना, वैसे तो मैं हर चीज़ में मेमोरी वर्ड बना देता, लेकिन आगे आप देखोगे कि मैंने मेमोरी वर्ड जहाँ ज़रूरत हो वहीं बनाया है, हर जगह मैंने मेमोरी वर्ड नहीं बनाया है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट स्टेप में CA अब फर्स्ट स्टेप में आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने CA की हेल्प ली, वैसा करके कुछ माइंड में सोच कर याद रख लो। सबसे पहले तो क्रिएट अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, सबसे पहले तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस क्रिएट करो और गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करो
फिर उसके बाद में अप्लाई रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स। सबसे पहले तो प्रोसेस क्रिएट करा, सी से क्रिएट अ प्रोसेस। उसके बाद में अप्लाइंग ऑफ सी ए, अप्लाइंग ऑफ रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल, नॉर्मल टूल में रिस्क को आइडेंटिफाई करने वाले टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करा। सबसे पहले तो सिस्टमेटिक प्रोसेस क्रिएट करो, फिर अप्लाइंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स, फिर उसके बाद में डी से डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, डॉक्यूमेंट करो, डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। पहले तो सिस्टमेटिक प्रोसेस बनाया, उसके बाद में आइडेंटिफाइंग टूल्स एंड टेक्निक्स आइडेंटिफाई करी, उसके बाद में डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, रिस्क को डॉक्यूमेंट करा। डॉक्यूमेंटिंग रिस्क आइडेंटिफाई प्रोसेस, जो आपके रिस्क को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए प्रोसेस जो लगाए हैं ना, उसी को उसको भी डॉक्यूमेंट कर दो। उसके बाद में असेस द प्रोसेस इफेक्टिवली, उसके बाद में असेस करो प्रोसेस को इफेक्टिवली टू इम्प्रूव इट इन फॉर फ्यूचर यूज। अब इसको प्रॉपर ऐसा असेस करो कि आपको फ्यूचर यूज में भी आपको यूजफुल रह सके। तो हमने क्या करा, सी से पहले तो सबसे पहले तो क्रिएट अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, सबसे पहले तो सी से क्रिएट सिस्टमेटिक प्रोसेस कर लिया। उसके बाद में अप्लाइंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन टूल्स एंड टेक्निक्स, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स। उसके बाद में डी से डॉक्यूमेंट कर लिया हमने रिस्क को, उसके बाद में डॉक्यूमेंट कर लिया रिस्क आइडेंटिफाइंग प्रोसेस को, और उसके बाद में इसके बीच में था ए से करा असेस करा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इफेक्टिवली। तो ये इफेक्टिव रिस्क फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज किसके, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। हम क्या पढ़ा थे वो भी आपको बता दूं कि क्या पता शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी दिमाग की। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन, हम ये फर्स्ट स्टेज है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन किसका पार्ट है, स्टेप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अब हम रिस्क मैनेजमेंट कर रहे थे, इसकी स्टेप्स थी, रिस्क मैनेजमेंट की 4 स्टेप्स थी। 4 स्टेप्स में पहले तो आइडेंटिफाई करा, सेकेंड एनालिसिस करा, थर्ड असेस करा, और 4 हैंडलिंग करेंगे। तो फर्स्ट में आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया हमने, आइडेंटिफिकेशन कर लिया। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने जो क्या प्रोसेस लगाया, सी ए डेड की हेल्प ली, अपने सी ए डेड की हेल्प ली। सबसे पहले तो क्रिएटिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस, अप्लाइंग रिस्क असेसमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, डी से डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, फिर डी से डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क आइडेंटिफाई प्रोसेस और असेस द रिस्क प्रोसेस इफेक्टिवली। 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल, ये हमेशा ध्यान रखना है, ऊपर और नीचे कंफ्यूजन हो जाता है। ऊपर क्या हमने देखा था कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए हमने क्या करा था, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इसीलिए मैं कह रहा था कि स्टोरी टेलिंग जो आपको करूंगा ना उससे आपको याद रह जाएगा। रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपने क्या किया था, 5 स्टेप में सी ए डेड की हेल्प ली थी। और 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स, कभी कभी होता है स्टूडेंट अब 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स में यहाँ पे भी 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल्स में भी ये 5 पॉइंट, ये 7 पॉइंट लिख के आ रहा है, और ऊपर भी पूछ रहे तो वहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेंशियल्स के पॉइंट्स लिख के आ रहा है, फिर कुछ भी फेंकम फेंक करके आ रहे हैं। प्रोसेस में कुछ भी लिख रहे हैं आप, जैसे कि कंट्रोल करना, फिर वापस प्रोसेस को आइडेंटिफाई एनालाइज करना, वो सब फेंकम फेंक नहीं करने की। अपने क्या है कि मॉड्यूल से है, एग्जामिनर के पास में सजेस्टेड आंसर रहता है, उसके पास में टाइम भी लिमिटेड रहता है एक कॉपी के लिए। तो उसको क्या है कि आप भले कितने भी इंटेलिजेंट हो वो मैटर नहीं करता, आपके बारे में आपको रिप्रेजेंट आपकी आंसर शीट कॉपी करेगी। वहाँ पे आपने की हाईलाइटेड करके, की पॉइंट अंडरलाइन करके 5 पॉइंट 6 पॉइंट जो भी है वो लिख दिए, ये रेड वाले 5 पॉइंट है वो। तो वो पॉइंट पॉइंट पड़ेगा, अंदर की एक्सप्लेनेशन भी इतनी मैटर नहीं करती जितने कि आपके हेड मैटर करते हैं कभी कभी, जो पॉइंट्स वाले आंसर जो होते हैं वो, क्योंकि ये मॉड्यूल में जैसा दे रखा है वैसा, क्योंकि अंदर की लैंग्वेज तो वेरी कर सकती है स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। तो 7 आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेंशियल, ये 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल है ना। अब रिस्क को आइडेंटिफिकेशन, जिसका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है ना वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, दिमाग घुमा देने वाला था, दिमाग में तूफान उठ जाता है, मास को मत जगह मतलब तूफान उठेगा, वैसा वाला काम है कि रिस्क को आइडेंटिफिकेशन कर लिए, छोटा मोटा काम नहीं है। एक सेकंड, ऊपर वाटर, बोल बोल के गला सूख जाता है, समझ रहे हो। तो रिस्क को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए ये छोटा मोटा काम नहीं, पूरा दिमाग को घुमा देने वाला ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये भी ना कंट्रोल के बाहर है, अनकंट्रोलेबल है। कोई यूं मत कह देना कि सर आपका आईपीएन तो हमारे मेरी एक्स जैसा है। तो आपके सबके पर्सनल मैटर मुद्दे हैं वो नहीं चलेंगे।
तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ब्रेनस्टॉर्मिंग दिमाग घुमा देने वाला होता है। तो सम एसेंशियल देयर आर सम एसेंशियल्स टू रिस्क आइडेंटिफिकेशन दैट गारंटेड मैक्सिमम रिजल्ट। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए एसेंशियल्स जो होते हैं ना, उनमें से कुछ जो है ना, ये यहाँ पे दे रखे आपको गारंटेड रिटर्न दे देते हैं। जो रिस्क को आइडेंटिफिकेशन करने का, अभी भी हम स्टेप 1 की बात कर रहे हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन के स्टेप की बात कर रहे हैं। हाँ, क्यों करके तुम भूल जाओ स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में मैंने बताया था IAAH में हमने रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में हमने CA की हेल्प ली थी। उसके बाद में 7 आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेंशियल्स की बात करें। 7 आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल में सबसे पहले तो कैमरा क्या वन ढला लग गई हमारे बचा होगी। तो 7 आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेंशियल्स में टीम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, रिपीटेशन होना चाहिए। देखो सबसे पहले तो टीम पार्टिसिपेशन, इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो सबको टीम पार्टिसिपेट करनी चाहिए। सब प्रोजेक्ट मैनेजर और एम्प्लॉय सबका पार्टिसिपेशन, यानी कि टॉप से बॉटम में पढ़ा था ना भाई साहब कि टॉप से बॉटम हर लोगों का कमिटमेंट होना चाहिए रिस्क को मैनेजमेंट। तो रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पहले तो आइडेंटिफाई करोगे तब जाके मैनेज करोगे ना रिस्क क्या है वो। आइडेंटिफिकेशन के लिए हमको टीम पार्टिसिपेशन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में रिपीटेशन होना चाहिए। यहाँ पे रिपीटेशन इंफॉर्मेशन चेंजेस risk process, keeping identification risk current and updated means the system is focusing on mitigating the most preventive issues। सबसे पहले तो रिपीटेटिव मोड पे आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन को चेंजेस करना और ये सब होना चाहिए। टीम पार्टिसिपेशन, रिपीटेशन, बाद में अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच डिजाइन करनी होगी हमको, ऐसी अप्रोच डिजाइन करनी होगी जो कि बेस्ट कॉम्बैट करे आइडेंटिफिकेशन फेलियर से। ऐसी एक अप्रोच डिसाइड करो कि आपको उस चीज़ से लड़ जाए कि आपका आइडेंटिफिकेशन का फेलियर हो या आप कुछ भी आपका आइडेंटिफाई होए 100% आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर लो। ऐसा रिक्वायर डिस्टिंग्विश अप्रोच टू द बेस्ट कॉम्बैट आइडेंटिफिकेशन फेलियर। आपका आइडेंटिफिकेशन में फेलियर हो ही नहीं, एक ऐसी अप्रोच डेवलप कर दो कि जो उस चीज़ से लड़ जाए कि भाई कुछ भी हम करें हमारे से कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। ऐसी अप्रोच डेवलप करो। उसके बाद में डॉक्यूमेंट करो। उसके बाद में रूट्स एंड सिम्टम्स के बारे में जानो कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन फेसेस फाइंड द रूट कॉज ऑफ द रिस्क इंस्टेड ऑफ मिस्टेकनली विद सिम्टम्स। उसका रूट कॉज की ओर जाओ कि उसके लक्षणों से हमें नहीं करना कि भाई बुखार आ रहा है, बुखार में मुझे यानी कि मेरा शरीर गर्म हो जाता है, मुझे सोने की इच्छा होती है। हमको उसके सिम्टम्स पे नहीं जाना, हमको उसको रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसका रूट कॉज जानना है। रूट कॉज क्यों जानना है कि भाई बारिश का मौसम, तो मैं बारिश में भीग गया, उस वजह से मुझे बुखार आ रहा है। मेरे को सिम्टम्स से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर पूछता है सिम्टम्स, तो डॉक्टर को भी पता है कि आपको बुखार आना, पर डॉक्टर पूछना है ना कि जैसे कि क्या कुछ बाहर का खाया था, या फिर कहीं बारिश में भीगे थे, या फिर क्या खाया था क्या नहीं खाया था। तो रूट कॉज जानना ज़रूरी होता है। रूट कॉज एंड सिस्टम से